हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल न्यू लाइट नीट पे, जहाँ पर मैं आपको जो आपने टेस्ट दिया है रैंक बूस्टर उसका सोल्यूशन लेकर के आया हूँ। आई होप आपका टेस्ट बहुत अच्छा गया होगा और अब आपको जो भी इसमें दिक्कत है, जो भी उसमें कन्फ्यूज़न है क्वेश्चनों में या कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हमारे थ्रू आप इस चीज़ को देखें। मैं लेकर के आया हूँ, मेरा नाम है अक्षय गुप्ता, मैं लेकर के आया हूँ आरबीटीएस का सोल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। A motorboat is racing towards north at 25 km per hour and the water current in that region is 10 km per hour in the direction of 60 degree east of south. Find the resultant velocity of the boat। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी डायरेक्शन का खेल है, इसे थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर जो होता है बेटा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये होता है बेटा आपका प्यारा सा वेस्ट। ठीक है, अब अगर देखिए ध्यान से, जो मोटर बोट है इस रेसिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर, तो जो आपकी बेटा बोट आपकी है वो नॉर्थ की तरफ जा रही है। ठीक है, कहाँ जा रही है बच्चा? नॉर्थ की तरफ। ये बोट की स्पीड होगी कितनी? 25 किलोमीटर पर आवर और जो वाटर करंट है वो जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। बेटा 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब क्या होता है? ईस्ट ये हो गया साउथ, तो ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब ये अगर है 60 डिग्री एंगल की बात करें तो 60 डिग्री यही होता है आपका ईस्ट ऑफ साउथ। ये क्या होता है बेटा? ईस्ट ऑफ साउथ होता है। और यहाँ पर जो वाटर करंट की है, वाटर की जो वेलोसिटी है वो आपको जो दी गई है वो 10 किलोमीटर पर आवर यहाँ दी गई है। ठीक है, अब इन्हीं दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी बताना है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी बताने के लिए हमें चाहिए होगा इनके बीच का एंगल। देखो बेटा, अगर यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री है तो ये एंगल आपका 120 डिग्री होगा। अब आपके पास दो वेक्टर हैं, इनका जो रिजल्टेंट अगर आप निकाल रहे हैं वी आर, तो आप सीधे रिजल्टेंट का फार्मूला लगा सकते हैं पैरेललोग्राम थ्योरम के हिसाब से। वी आर बराबर बोलो बड़े वी बी का स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस 2VB एंड वी डब्ल्यू, और एंगल यहाँ पर कितना है? कॉस 120 है। तो वी आर अगर आपको निकालना है तो बड़ा सिंपल सी बात हो जाएगी। वी बी की वैल्यू यहाँ पर 25 है तो 25 का स्क्वायर, ये 10 है तो 10 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 25 इंटू 10। कॉस 120 की वैल्यू बेटा माइनस का 1/2 होती है, माइनस का 1/2 कॉस 120 की वैल्यू होती है। अगर उधर समझ में ना आ रहा हो तो मैं इधर बना देता हूँ भैया। 25 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25 इंटू 10 इंटू माइनस का 1/2, ये ऐसा कुछ बनेगा। थोड़ा सा सिर्फ सॉल्व करना है। 25 का स्क्वायर बेटा कितना होता है? 625। इसका कितना होता है? 100। इसकी बात करोगे तो माइनस का 250 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर यहाँ 625 और ये 100 हो गया 725, और 725 में से हमें घटाना पड़ेंगे 250। तो अगर मैं इसे घटा देता हूँ तो 7 5 12 और आई थिंक 6 में से 2 गया 4, 475 आ जाएगा। 475। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि 475 किसका रूट होता है, तो थोड़ा सा ऑप्शन में थोड़ा सा टैली करा देते हैं। जैसे ये ऑप्शन में 30 लिखा है तो 30 का स्क्वायर करोगे तो 900, ये और ज़्यादा जाएगा, ये और ज़्यादा जाएगा, तो लगभग ये 22 की तरफ आना चाहिए, टेंड करना चाहिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो लगभग 22 की तरफ आएगा। इसलिए कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा? फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आपका है ये प्रॉपर सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में ही है। देखिए ध्यान से, एग्जैक्टली में एग्जाम्पल नंबर 3.3 देखिए इस पेज नंबर पर, तो आपको सेम यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सेम डायग्राम, सेम सोल्यूशन, और इसी तरीके से हमने रिजल्टेंट यहाँ पर निकाला है। तो ये क्वेश्चन जो है पूरी तरीके से एनसीईआरटी से था। बड़ा ध्यान रखना, हम लोग टेस्ट पेपर बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, उसी के आसपास चीज़ें हों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A vector A is turned into the change in length along through a small angle delta theta d theta. The value of delta A का मॉड और A डेल्टा का मॉड के रिस्पेक्टिवली क्या होगा? बड़ा सिंपल सी बात है कि मान लीजिए हमारे पास ये आपका A वेक्टर है और ये चेंज हो गया, यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया, ये इसका चेंज होगा, और ये भी अभी भी वही है। तो जो चेंज हुआ है वो मान लीजिए डी थीटा का हुआ है। ठीक है, कितना हुआ है? डी थीटा एंगल से चेंज हुआ है यहाँ पर। तो अगर मैं पूछूं कि ये क्या होगा, दो चीज़ें पूछी गई है। पहली चीज़ मॉड ऑफ ये क्या होगा, बेटा इसका थोड़ा सिंपल सा फार्मूला होता है 2 मॉड ऑफ ए साइन थीटा बाई 2। चूँकि एंगल यहाँ पर बहुत छोटा है, एंगल बहुत छोटा है, इसलिए सिर्फ इसको डी थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो ये मॉड ए इंटू डी थीटा या फिर ए थीटा का काम करेगा।
ठीक है, क्योंकि मॉड ए की वैल्यू जो है वो ए है, मॉड ए की वैल्यू जो है वो ए है। ठीक है, तो पहली वाली चीज जो पूछी गई है इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो ए डी थीटा आएगी, वो क्या आ जाएगी, ए डी थीटा आ जाएगी। ठीक है, ए डी थीटा आ जाएगी। उसके बाद अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर निकालने की कोशिश करता हूँ बेटा, इसकी वैल्यू, तो डेल्टा लगाने के बाद अगर आप ए का मॉड ले रहे हैं तो यार इसका मतलब डेल्टा ए का मॉड तो ए ही होता है। अब इसमें तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा, तो ए माइनस ए कर दोगे तो जीरो ही आ जाएगा। इसका मतलब आंसर जो आएगा वो सेकंड पार्ट आ जाएगा, दैट इज ए डी थीटा कॉमा जीरो, ये इसका सही आंसर आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग जो है बेटा मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट कौन सी नहीं है, तो यार जूल डिराइव्ड यूनिट है, वाट है, किलोग्राम जो होता है वो डिराइव्ड यूनिट नहीं होती है, ये फंडामेंटल यूनिट होती है। तो ऑब्वियस सी बात है इसका कौन सा पार्ट एकदम सही हो जाएगा, थर्ड पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अभी ये जो कहानी हमने आपको सुनाई है ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर एसआई यूनिट लिखी हुई है, या ये वो यूनिट लिखी हुई है जो फंडामेंटल है, दैट इज मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला। ये जो यूनिट होती है बेटा ये आपकी यूनिट कैसे होती है, फंडामेंटल यूनिट होती है। इनके अलावा जो भी आप पढ़ते हैं वो डिराइव होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन से पढ़ते हैं। द डायमेंशन फार्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी दिया गया है आपको, ये m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, देन द फिजिकल क्वांटिटी इस क्या होगा। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको हर एक सभी की डायमेंशन निकाल के इसे मैच कराना होता है। ठीक है, अब जैसे सरफेस टेंशन की बात करते हो बेटा, सरफेस टेंशन किसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, सरफेस टेंशन। बेटे सरफेस टेंशन की जो डायमेंशन होती है बड़ी सिंपल सी डायमेंशन होती है, फार्मूला होता है F अपॉन एल। तो फोर्स की डायमेंशन होती है बेटा MLT माइनस का 2 और L की होती है L। ठीक है, तो यहाँ से जो डायमेंशन आ जाएगी वो MT माइनस का 2 आ जाएगी। ठीक है, तो MT माइनस का 2 आ रही है, इसका मतलब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस हिसाब से अगर देखें ध्यान से तो a बराबर 1 और b बराबर 0 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर b बराबर 1 है, इसका मतलब ये गलत दिया गया है। ठीक है, अब अगर मैं फोर्स की बात करता हूँ तो बच्चा फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो MLT माइनस का 2 होती है। अब अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर a बराबर 1, b बराबर भी 1 है और c बराबर माइनस का 2 है, इसका मतलब a बराबर 1, b बराबर 1, लेकिन c बराबर यहाँ पर -2 होना चाहिए था, इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या है आपका गलत है। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा की बात करोगे तो भैया इसकी डायमेंशन सिंपल t की पावर -1 होती है, मतलब इसके हिसाब से a बराबर 0, b बराबर 0 और t बराबर c -1 होना चाहिए। तो ये इस पर सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए आगे जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसका थर्ड पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्रॉप ऑफ वाटर फॉल्स फ्रॉम द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग विच इज 18 मीटर हाई एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप रीच द ग्राउंड एट द सेम इंस्टेंट, फोर्थ ड्रॉप बिगेन टू फॉल, व्हाट आर द डिस्टेंस ऑफ द सेकंड एंड थर्ड ड्रॉप फ्रॉम द रूफ। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मान लीजिए एक रूफ से जिसकी हाइट जो है यहाँ पर वो 18 मीटर है, ठीक है, यहाँ से लगातार पानी टपक रहा है। तो कह रहा है जब फर्स्ट बूंद आपकी, पहली बूंद आपकी, फर्स्ट बूंद जब आपकी फ्लोर पर आती है तब रूफ से चौथी ड्रॉप निकलती है, मतलब फोर्थ ड्रॉप यहाँ पर है, और अगर ऐसा है तो बीच में 2 ड्रॉप और होंगी, मतलब ये होगी आपकी सेकेंड ड्रॉप और ये होगी आपकी थर्ड ड्रॉप। ठीक है, क्योंकि रेगुलर इंटरवल टाइम से गिर रहा है तो एक बड़ी अच्छी से मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। रेगुलर इंटरवल टाइम है तो अगर ये x है तो बेटा ये आपका 3x हो जाएगा और ये आपका 5x हो जाएगा। ये हमने रूल लगाया है गैलीलियो का कि अगर रेगुलर इंटरवल टाइम होता है और कोई भी बॉडी यहाँ से ड्रॉप कर जा रही है, अगर ड्रॉप की जा रही है मतलब इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 होती है, एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट होता है, तो वहाँ पर हम गैलीलियो सिंपल लगा सकते हैं, गैलीलियो लॉ लगा सकते हैं, जो कि रेशियो देता है 1:3:5 एंड सो ऑन, ऑड नंबर। तो इससे हम लोग बोलते हैं गैलीलियो ऑड नंबर रूल। उसके हिसाब से अगर पहला x चल रहा है तो दूसरा 3x तो तीसरा 5x चलेगा। अगर मैं टोटल डिस्टेंस को ये जोड़ दूँ तो ऑब्वियस सी बात है 5x + 3x + x ये मिल करके 18 होना चाहिए, 5 3 8 और 1 9, 9x बराबर 18, देन x = 2 मीटर हो जाएगा। अब अगर x = 2 मीटर है तो क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट आर द डिस्टेंस ऑफ द सेकंड एंड थर्ड ड्रॉप फ्रॉम द रूफ। रूफ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी। अगर आप देखिए ध्यान से, ये अगर 2 है तो ऑब्वियस बात ये 6 हो जाएगा, तो रूफ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, रूफ से सेकंड ड्रॉप तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 6 + 2 बोले तो 8
और रूफ से थर्ड ड्रॉप की डिस्टेंस 2 हो जाएगी, तो इसका मतलब 8 and 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा? 8 मीटर एंड 2 मीटर। देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक 6 + 2 बोले तो 8 मीटर है। तो ऑब्वियस सी बात है, पांचवा कौन सा पार्ट सही हो जाएगा? फोर्थ पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि एनसीईआरटी के इस पेज में आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? कौन सा गलत, नॉट करेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, कौन सा सही नहीं है? अब देखिए ये बड़ा अच्छा सही लिखा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिस्टेंस से छोटा भी होता है और लगभग उसके बराबर भी होता है। वेलोसिटी का मॉड जो स्पीड के बराबर होता है, सही लिखा है। एवरेज वेलोसिटी जो कह रहा है कि स्पीड के बराबर है, नहीं भैया ये ऐसा नहीं होता। मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ। जो एवरेज वेलोसिटी होती है ना, का जो मॉड है वो डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग ही होता है, कुछ इस तरीके से। दैट इज आपकी एवरेज वेलोसिटी, ये स्पीड यहाँ पर होना चाहिए था एवरेज स्पीड। क्या होना चाहिए था? एवरेज स्पीड। अगर ये लिखा होता तो सही होता, बट ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, इसलिए कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा? थर्ड पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है वो गलत लिखा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2a and b आर क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, देखिए अगर आप a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो ए बी साइन थीटा आएगा। क्या आएगा? ए बी साइन थीटा। अगर ये साइन थीटा आ गया, इसका मतलब अब इसकी जो वैल्यू है, ऑब्वियस सी बात है, ए बी के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये जो इसका मॉड आया है, अब ये मॉड या तो इससे छोटा होगा या तो इसके बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू जो होती है, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा या तो 1 के बराबर होती है या तो 1 से छोटी होती है। ठीक है, लेकिन 1 से बड़ी कभी नहीं, मतलब ये वैल्यू कभी बड़ी नहीं होगी, तो इसका मतलब ये वैल्यू कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो अगर ये कह रहा है पहला ऑप्शन ग्रेटर देन ए बी, तो यही गलत लिखा हुआ है। इक्वल टू ए बी हो सकता है, मे बी इक्वल टू ए बी हो सकता है, लेस देन ए बी हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता? ग्रेटर देन ए बी। तो कौन सा पार्ट बी सी डी लग रहा है? तो बी सी डी किस में लिखा हुआ है? देखो बेटा सेकंड में लिखा हुआ है, तो कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा? सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 डिफरेंट कोप्लेनर वेक्टर हैं। 18 डिफरेंट कोप्लेनर वेक्टर हैं। कोप्लेनर मतलब सभी एक ही प्लेन में है बेटा, सभी क्या हैं? एक ही प्लेन में हैं। चलिए नंबर लगभग हो गए 18 कोप्लेनर है यहाँ पर। ठीक है, और अगर कह रहा है मेंटेन सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, भैया एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक स्टेटमेंट याद रखिएगा कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एन डिफरेंट कोप्लेनर वेक्टर है ना, मेंटेन अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम then angle between two adjacent वेक्टर का जो फार्मूला होता है बेटा वो 360/n होता है। मान लीजिए आपके पास 3 वेक्टर हैं, तो उनके एडजेसेंट वेक्टर निकालना है, तो 360 आप 3 कर दीजिए। अब यहाँ पर 18 लिखा हुआ है, तो जनरल फार्मूला आप लगा सकते हैं 360/18 का, 18 दूनी 36, 20 डिग्री। तो कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा? सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मान लीजिए आपके पास n नंबर ऑफ कोप्लेनर हैं, एक साथ लगे हुए हैं, ठीक है, और नेट रिजल्टेंट इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स 0 है, अगर ऐसा कुछ आ रहा है, इसका मतलब सभी फोर्स के बीच का जो एंगल होगा, दो एडजेसेंट वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा, वो हम पर्टिकुलर 360/n के फार्मूले से निकाल लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वेक्टर का एक शानदार क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि a + b + c = 0। भैया हमसे क्वेश्चन बोला गया है कि a + b + c + d = 0। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला दिया गया है a b c एंड d मस्ट ईच ऑफ द नल वेक्टर। पहली चीज अगर बोल रहा है कि अगर ये सब मिलकर के 0 हैं तो मस्ट भी ए बी सी डी नल वेक्टर होंगे। नल वेक्टर मतलब 0 वेक्टर होंगे। भैया ऐसा बिल्कुल भी 0 नहीं है। ये 0 होने के लिए पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग भी काम चला सकती है, ट्राइंगल लॉ या पॉलीगॉन लॉ आप चला सकते हैं कि अगर इस तरीके से चीज़ें बनी हुई, जैसे ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी एंड वेक्टर, ठीक है 4 थे, सॉरी मैंने 5 बना दिया है। ठीक है, मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। मैं जैसे 4 वेक्टर का बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो आप ऐसे बना दीजिए। तो ए बी सी डी, अब इनका एडिशन भी क्या होगा? 0 होगा। कहने मतलब इसके 0 होने के लिए इनका नल वेक्टर का होना जरूरी नहीं है।
इनके नल वेक्टर का होना जरूरी नहीं है, और इन्होंने यहाँ पर मस्ट लिख करके ये स्टेटमेंट गलत करा दिया, इसलिए जो इसका पहला स्टेटमेंट है बेटा वो एकदम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब दूसरा स्टेटमेंट देखें, मैग्नीट्यूड ये इसके बराबर है, हाँ हो सकता है। देखिए अगर ध्यान से देखें a प्लस बी प्लस सी बराबर डी है, तो हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं a प्लस सी बराबर माइनस टाइम्स ऑफ b प्लस डी कर सकते हैं। अब अगर मैं दोनों साइड मॉड ले लूँ, दोनों साइड क्या ले लूँ मैं, मॉड ले लूँ, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक, मतलब सही है, इसका मतलब ये पार्ट एकदम सही लिखा हुआ है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी डी। ओके चलिए इसके बाद देखते हैं। देखिए अगर जैसे ये लिखा हुआ है, मेरी बात को समझने की जरा थोड़ी सी कोशिश करना, ये इसका मतलब ये जो होगा ये कुछ ऐसे होना चाहिए माइनस का बी सी एंड डी, और अगर मैं इनका मॉड ले लूँ तो ये मॉड कुछ ऐसा बनेगा। अब हम लोगों को लॉ पता है कि अगर इनका मॉड हमने ये लिख दिया, ये इसके बराबर अगर लिखा हुआ है, और ये जो वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू होती है, ये या तो इनके इंडिविजुअल सम के बराबर होती है या तो फिर उनसे जो है छोटी होती है ना। तो इसका मतलब ए भी जो होगा या तो इसके बराबर होगा या तो इससे छोटा होगा। तो अब यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या लिखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन, नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड बी सी डी। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ना तो उससे कभी बड़ा होगा, हमेशा या तो उसके बराबर होगा, जैसा कि मैंने लिखा, या तो उसके देखो बराबर होगा या तो उससे छोटा होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही लिखा हुआ है। B प्लस सी मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ A एंड D। देखिए यार सब एक ही साथ जोड़े जा रहे हैं तो सभी एक ही प्लेन में होंगे, तो B प्लस सी भी जो होगा वो A प्लस एंड D के ही प्लेन में लाई करेगा, इसलिए ये भी सही लिखा हुआ है। तो B C D सही लिखा हुआ है। ये पार्ट किस में है, चौथे पार्ट में है, इसलिए इसका कौन सा पार्ट सही हो जाएगा बेटा, फोर्थ पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक वायर है, देखिए भैया ये वायर आपको दिया गया है, क्या दिया गया, प्लस माइनस 0.06, यहाँ पर रेडियस दी गई वायर की 1 प्लस माइनस 0.005, और साथ में साथ मास भी दिया गया है 0.3 प्लस माइनस 0.003। मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डेंसिटी बतानी। भैया पहले एक बात समझ लेते हैं, ये भाई साहब जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी रो, ये जो डेंसिटी है ये होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। और अगर मैं सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ सिलेंडर की, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो वॉल्यूम क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, ये बनेगा। तो अगर मैं इसकी एरर वाली इक्वेशन बनाऊँ तो डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा एच अपॉन एच। अब अगर मैं सभी में 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो हम ईजिली जो है परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं, उसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन उसके लिए हमें मास, एल, आर, इन सब की परसेंटेज एरर निकालनी होगी। अब इन सब की परसेंटेज एरर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ से डेल्टा एल अपॉन एल अगर चाहिए इंटू 100 अगर चाहिए तो क्या करोगे जरा बताओ, 0.06 अपॉन 12 इंटू 100। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये 0.5% आएगा। सिमिलरली अगर मैं इसकी परसेंटेज एरर निकालूं तो 0.005 डिवाइड बाई 1 इंटू 100 अगर आप कर दोगे तो ये भी भाई 0.5% आएगा। और इसकी अगर परसेंटेज एरर अगर आप निकालते हो, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 0.03 अपॉन 0.3 इंटू 100 अगर आप करते हो तो मेरे हिसाब से अगर आप ध्यान से देखें तो कितना आ जाएगा, आई थिंक हाँ ठीक है 1 आ जाएगा, 1% आ जाएगा। ठीक है, अब बस आप वैल्यू पुट कर दीजिए, मास वाले में 1 है, रेडियस वाले में 0.5 है और इसमें भी 0.5 है, तो 1 प्लस 1 प्लस 0.5 और मेरे हिसाब से आंसर बैठेगा 2.5%। कितना बैठेगा, 2.5%। तो बच्चा कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा, सेकेंड पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ ई एम जे एंड जी आर रिप्रेजेंटिंग एनर्जी, मास, एंगुलर मोमेंटम एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देन डायमेंशन ऑफ m की पावर 6 g की पावर 2 e एंड j। आपको जो डायमेंशन निकालनी है बेटा वो डायमेंशन इसकी निकालनी है, बहुत ध्यान समझो,
ठीक। अब प्रॉब्लम ये है कि सबकी डायमेंशन पता होनी चाहिए। पहली बात, डायमेंशन क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि मास की तो सर मुझे पता है, ये m की पावर 6, लेकिन मेरे को सर g की नहीं पता है, ठीक। और मेरे को एनर्जी की पता होती है, रटी होती है ml² t-2 सर, लेकिन मेरे को एंगुलर मोमेंटम की भी नहीं पता है। चलो कोई बात नहीं, किसकी नहीं पता? जी के निकालने के लिए आपको F बराबर कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर का इस्तेमाल करिए, ठीक है। तो ये FR² m1 m2 बैठेगा, ये क्या होता है mlt-2, ये हो गया आपका L², ये हो गया m², m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2, ये आपका कैपिटल G हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल G की आगे डायमेंशन, ठीक है। जे होता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बेटा होता है mvr, और अगर इसकी डायमेंशन अगर आपको निकालनी है तो ये हो गया m, ये हो गया LT-1, ये हो गया l, बेटा इसकी क्या होती है ml² t-1, ठीक है। सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। m की क्या है? m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2, और इसकी अगर हम बात करें तो ml² t-1 है। चलिए थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया जाए। यहाँ पर m की पावर 6 है, यहाँ स्क्वायर आपने क्या m की पावर -2, l की पावर 6 एंड t की पावर -4, ओके। नीचे बात करेंगे तो m इंटू m, m स्क्वायर हो गया, l की पावर 4 हो गया, ठीक है। नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, देखिए ध्यान से, सॉरी, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर ml² t-2, यहाँ बात करोगे तो m² l की पावर 4 एंड t की पावर -2 बैठेगा। अब यार थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखो, कुछ कटेगा पटेगा जरूर, देखिए ध्यान से, m² और ये 3 हो गया, ठीक है। m² हो गया हमारे पास, ये हो गया 2 और 1 3, ये ऊपर चला जाएगा तो 3 इसको कट कर दिया, 1 कम कर देगा, तो सब मिला करके क्या बच गया? सिर्फ m बचा, ठीक। l की पावर 4 5 6 मिलके ये चले गए, t की पावर -2, ये कट गए, सिर्फ m बच गया। इसका मतलब इसकी जो डायमेंशन है किसके बराबर होगी? मास के बराबर इसकी डायमेंशन हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी? मास के बराबर, ठीक है। तो ये आपके ओड एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। एक पीवाईक्यू मॉडिफाइड क्वेश्चन देखिए आपके लिए लेके आए हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंडक्टेंस मतलब L, कैपेसिटेंस मतलब C, हैज द डायमेंशन ऑफ, भैया इसकी डायमेंशन हमसे पूछी गई है, किसके बराबर होगी? अब आप अगर आपने कभी भी क्लास 12th में एक फार्मूला पढ़ा होगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का, तो ये फार्मूला होता है 1/2π के अंदर LC। इसका मतलब इसकी अगर आपको डायमेंशन चाहिए तो इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब 1/f जो होता है वो टाइम पीरियड का काम करता है। किसके काम करता है? टाइम पीरियड का। तो मेरे हिसाब से अंडर रूट LC की जो डायमेंशन होगी वो टाइम के बराबर होनी चाहिए। किसके बराबर होनी चाहिए? टाइम के। इसलिए कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा? थर्ड पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल से फ्रीक्वेंसी का फार्मूला यूज किया है और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। If force, acceleration due to gravity, pressure are taken as the fundamental unit, what will be the dimensional formula of mass in the system? कहने का मतलब मास को जो है हमें किसके फॉर्म में लिखना है? फोर्स, जी और प्रेशर के फॉर्म में लिखना है। भाई लिख लिया जाएगा। मान लीजिए इसकी पावर क्या है? ए, इसकी पावर है बी, इसकी पावर क्या है? सी, ठीक है। तो इसके पावर को कंपेयर करके भी हम ABC अगर निकालते तो हमारा काम बन सकता है। कैसे निकाला जाएगा भाई? इसकी जो होती है m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0। फोर्स की क्या होती है? mlt-2। जी की क्या होती है? LT-2 की पावर b हो जाएगा। और ये क्या होता है? ml-1 t-2। ये हमारी बेटा जो है प्रेशर की यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है? प्रेशर है ना। हाँ भाई, प्रेशर यूनिट। भाई प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की होती है mlt-2 अपॉन एरिया, L स्क्वायर करोगे तो उस कैलकुलेशन करने पर यही आएगा। पावर क्या हो गया? C। चलिए थोड़ा सा कंपेयर करा लेते हैं। अगर आप इसे कंपेयर कराते हैं तो ध्यान देखिए, m की पावर यहाँ पर आपको मिलेगा a और यहाँ मिलेगा c, l की पावर यहाँ पर मिलेगा a प्लस b माइनस का c, ठीक है, इजी है। और t की पावर माइनस का 2a माइनस का 2b माइनस का 2c, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। कंपेयर अगर आप कराते हो तो एक मिलेगा a प्लस c बराबर 1, दूसरा मिलेगा a प्लस b माइनस c बराबर 0, और तीसरा अगर आप ध्यान से देखें तो माइनस का 2a
माइनस का 2b माइनस का 2c बराबर 0 मिलेगा। ठीक है, अब आपको इसे सॉल्व करना है। हमारे पास 3 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पहले मैं क्या करने वाला हूँ, ये तीसरे इक्वेशन को थोड़ा सा ठीक करने वाला हूँ। इससे हम लोग a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 लिख सकते हैं। कहाँ से? फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। मतलब इसमें अगर मैं माइनस का 2 कॉमन लेके इधर भेज दूँ तो ये यही तो बचेगा। ठीक है, अब इसके जस्ट नीचे जो है मैं a प्लस सी बराबर 1 लिख लेता हूँ, इसको घटा देता हूँ तो ये माइनस माइनस ये आ जाएगा माइनस। अब अगर आप ध्यान देखें a से a गया, ये से ये गया, तो b बराबर आ रहा है माइनस का 1। बेटे b बराबर क्या आ गया हमारे पास? माइनस का 1 आ गया। एक आ गया है तो बाकी भी हम निकाल ले जाएंगे। b बराबर जो है माइनस का 1 हमारे पास आ गया है। चलिए ये उठा करके मैं सेकेंड इक्वेशन में रख देता हूँ। ठीक है, पुट इन सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी? a माइनस का 1 माइनस का c बराबर 0। मेरे हिसाब से a माइनस सी बराबर 1 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए एक इक्वेशन जो सेकंड फर्स्ट वाली थी, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन थी है ना, a प्लस सी बराबर 1। अब आप इसे जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो ये 2a हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। यार ये तो a बराबर 1 आ गया। अब a बराबर 1 आ गया। अब अगर a बराबर यहाँ पर 1 है, a प्लस सी बराबर माइनस का 1, सॉरी प्लस का 1 लिखा हुआ, अगर यही 1 हो गया तो ऑब्वियस सी बात है c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से a बराबर आ रहा है 1, b बराबर आ रहा है माइनस का 1 और c बराबर आ रहा है 0। और अगर मैं ये वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट करता हूँ तो जो m आपके पास आने वाला है बेटा, वो f की पावर a आया है 1, g की पावर माइनस 1 और p की पावर जो है वो 0 आ जाएगा। और ये कौन से पार्ट में लिखा हुआ है? फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है। बेसिकली आप इन इक्वेशन को सॉल्व करके भी आंसर निकाल सकते हैं। इक्वेशन देख लीजिएगा कैसे सॉल्व किया गया है, थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा। अगर पास पढ़ा दिया है माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप बस इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये जो टेक्निक है ये एनसीईआरटी के इस पेज पर इस एग्जाम्पल पर आधारित है, जो कि आप जाकर देख सकते हैं। देखिए इसमें भी यही काम किया गया है, पावर को मैच कराया गया है, बैलेंस कराया गया और सॉल्व करके आंसर निकाला गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इफ एल एंड आर रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली रेजिस्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हैज द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो इसके लिए हमें बेटा आर और एल की डायमेंशन हमें बेसिकली पता होना चाहिए, बट कुछ चीज़ें हैं अगर आप याद कर ले तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर होगा। जैसे एल आर सी, सबसे पहले बेटा इसकी डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, इस तरह क्वेश्चन कभी छूटेंगे नहीं। सबसे पहले इसकी डायमेंशन निकालना सीख लीजिए, कैसे निकालते कैसे याद करते हैं। MLTA ऐसे लिखिए, बहुत ध्यान देखिएगा। MLTA 12/22, 12/32, 12/42। ठीक है, इसमें माइनस माइनस लगा दीजिए, माइनस माइनस लगा दीजिए, माइनस माइनस लगा दीजिए। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो मैंने आपको एल और आर की डायमेंशन लिखना सिखा दी है। कैसे निकालेंगे? LRC। ठीक है, ये टेक्निक है, बाकी आप चाहे तो उसे कैलकुलेट करके निकालते रहे, बट इतना टाइम होता नहीं है, तो मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। LRC का MLTA 12/22, 12/32, 12/42, माइनस 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 माइनस। तो एल और आर की देखो मिल गई। ठीक है, अब जैसे पहला ऑप्शन अगर आप चेक करें R/L का, तो R यहाँ पर ML² T-3 और A माइनस का 2 है, और L यहाँ पर जो है वो ML² T-2 A माइनस का 2 है। ठीक है, तो M से M कैंसिल, सब कुछ कैंसिल हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर T की पावर माइनस का 1 बच रहा है। तो T की पावर माइनस का 1 किसकी होती है? फ्रीक्वेंसी की होती है। और यही बात पूछी गई थी, फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये तो पहले ही ऑप्शन में आ गया, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। तो ये इस तरीके के बेस क्वेश्चन पर आधारित होते हैं जो कि मैच कराने के लिए आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। A body throws vertically upward direction, it passes from the same height at 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, देन द फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। देखिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मान लीजिए आपने एक बॉल को ऊपर u वेलोसिटी से फेंका, तो ये बॉल पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे आ जाएगी, नो डाउट, उसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन ये किसी दो टाइम पर एक जगह जरूर मीट होती है, एक तब जब वो ऊपर जा रही होती है, एक तब जब वो नीचे जा रही होती है। तो क्वेश्चन के हिसाब से यही जो टाइम है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो 4 सेकेंड बोला है। ठीक है, और यहाँ से पूरा यहाँ तक की जो टाइम है वो 6 सेकेंड बोला है। ठीक है, इसका मतलब ऑब्वियस बात है, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हम निकालें तो 4 + 6 करिए 10 सेकेंड आ जाएगा। अरे सर ऐसा क्यों? अरे भाई, जब यहाँ से यहाँ तक 4 सेकेंड है, ये यहाँ से यहाँ तक भी 6 सेकेंड है, तो ये भी तो 4 ही सेकेंड होगा ना भाई। पर जितना सेकेंड ऊपर जाने में लगता है उतने सेकेंड तो नीचे जाने में लगता है। मतलब अगर ये 4 सेकेंड है तो ये भी तो 4 सेकेंड होगा। तो ऑब्वियस बात है, टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया? 10 सेकेंड। अब अगर हमें टाइम पीरियड पता है तो याद करो t बराबर क्या होता है? 2u/g होता है। सिंपल फार्मूला, इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए आप सिंपल फार्मूला यूज कर सकते हैं। t यहाँ पर 10 है, g यहाँ पर 10 है,
2 यहाँ पर रख दिया, सॉल्व किया, कितना आया 50। कौन सा पार्ट सही हो जाएगा बोलो बेटे? फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल से टेक्निक लगाया, सिंपल से लॉजिक लगाया और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये जो है आपके एनसीईआरटी के इस पेज पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं, तो सिंपल से मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेटेड होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। मान लीजिए ये आपका टावर है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, जरा देखेंगे ध्यान से। मान लीजिए ये टावर है, इस टावर की जो हाइट है मान लीजिए वो h है, और यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली u वेलोसिटी से मान लीजिए फेंक रहे हैं, ठीक। तो ये बॉडी जो है ऊपर से जाके नीचे गिरेगी, अच्छी बात है, गिरने दो, ठीक है। तो कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर एंड स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकंड बाद नीचे गिर गई। अरे मेरे भाई, अगर ये बॉडी नीचे जा रही है तो नीचे जाने के लिए कौन सी वेलोसिटी जिम्मेदार होती है? हॉरिजॉन्टल की वजह से आगे जाता है और वर्टिकल की वजह से नीचे जाता है। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ बॉडी को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का समय दिया गया है तो हम हाइट निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में h का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ gt स्क्वायर होता है। तो हाफ रखा, g की वैल्यू कितनी होती है? 9.8। आप चाहे तो 9.8 रख दें, t का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कर दें। सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि लगभग जो वैल्यू आएगी वो 44.2 लगभग आंसर आना चाहिए। कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा? फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सिंपल सा कैलकुलेशन है, हाइट निकालनी थी, फॉर्मूला लगाइए, h बराबर हाफ gt स्क्वायर, काम खत्म। आगे बढ़ेंगे, बाकी इनका कोई यूज ही नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ हाइट पूछी गई थी, ठीक है। तो ये भी जो है इस तरीके के क्वेश्चन पर आधारित होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज द एसेंशियली, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं तो उसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ये रॉड है, ये पेन है, और इस पेन को मेजर करना है तो हमने एक स्केल निकाला, स्केल से इसे मेजर करने लगे, तो हम इससे बस मैचिंग तो कराते हैं कि भैया इसकी लेंथ ये है। तो इसका मतलब क्या है? प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग विद अ स्टैंडर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए मेरे पास अभी स्केल तो नहीं है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका स्केल है, जस्ट इमेजिन मान लीजिए इसमें नंबर सारे लिखे हुए हैं। अब अगर इसकी लेंथ पता करनी है तो इसी नंबर से तो मैच कराएंगे। अगर मैं इसको इसी नंबर से मैच कराता हूँ तो ही हमें यहाँ पर लेंथ मिल जाएगी। तो कर तो यही रहे होते हैं ना, प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। तो कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा? फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले ही बिल्कुल सही निकल गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे। इफ द यूनिट ऑफ द फोर्स, इफ द यूनिट ऑफ द फोर्स की जो यूनिट दी गई है वो 1 किलोवाट किलो न्यूटन दी गई है, लेंथ यहाँ पर 1 किलोमीटर है और टाइम यहाँ पर 100 सेकेंड है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द मास? ठीक है, कोई बात नहीं, कर सकते हैं। कैसे? देखो बेटा, जो फोर्स होता है, फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो mlt माइनस का 2 होती है। अब यहाँ पर अगर मैं यूनिट वाइज लिखूँ तो फोर्स की बोलेगी 1 किलो का मतलब कितना होता है? 1000, कितना होता है? 1000 न्यूटन होता है, ठीक है। और मास की बात करें तो मास तो पूछा ही गया है, और एल की बात करें तो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर हो गया, ठीक है। और टाइम की बात करें तो 100 सेकंड था, ठीक है, अच्छी बात है, सेकंड की और माइनस का 2 हो गया। तो ये जो न्यूटन है ये इसी के अकॉर्डिंग ही तो होता है यहाँ पर। तो अगर आपको मास निकालना है तो सिंपल सी बात है, 1000/1000 इंटू 10,000 हैंड की पावर माइनस का 2। 1000 से 1000 कैंसिल, m कितना आ जाएगा? ये टर्म्स हमारा ऊपर चला गया, +2 में हो गया, 1 2 3 4। कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा? सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल सा ट्रिक होता है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना होता है, ये क्या लिखा सर, ये क्या लिखा, बस आप वैल्यू को पुट करते जाइए, इसको सिंपलीफाई करिए और आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो n होता है वो आपका kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के फॉर्म में होता है, मतलब यहाँ पर ये kg में आएगा, l यहाँ पर मीटर में होना चाहिए था, इसके लिए हमने इसको किलोमीटर को हटा के मीटर में लिखा है। टाइम यहाँ पर सेकंड में होना चाहिए तो ये सेकंड में ही हो गया, तब ये न्यूटन में होता है, ठीक है। इस वजह से सारी वैल्यू पुट करके आप m निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ, ये जो क्वेश्चन है इस बेस पर आधारित क्वेश्चन जो है आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में देखने को मिल जाएगा, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये, 1.3 देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ये देखिए, एक शानदार क्वेश्चन नहीं, बड़ा ईजी क्वेश्चन है। इफ y डिनोटेड द डिस्प्लेसमेंट दैट y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, भाई बस इसकी वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी निकालने का तरीका आप जानते ही हैं कि आपको बस इसे एक बार डिफरेंशिएट करना है। तो साइन का क्या होता है बेटा? कॉस होता है, अच्छी बात है, बट ओमेगा भी बाहर निकल के आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। साइन का क्या होता है? कॉस ओमेगा टी, और इस ओमेगा टी का दोबारा करेंगे अकॉर्डिंग टू चैन रूल, और ओमेगा टी का दोबारा करोगे तो ओमेगा फिर से बाहर आ जाएगा। तो वेलोसिटी इसकी जो आएगी वो a ओमेगा कॉस ओमेगा टी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? a ओमेगा कॉस ओमेगा टी आ जाएगी।
तो ये कौन से पार्ट में लिखा हुआ है बोलो बेटे? नहीं, पहले पार्ट में नहीं लिखा है, ये किस पार्ट में लिखा है? थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा बोलो बेटे? तीसरा आंसर एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब पार्टिकल इज मूविंग, देखिए पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, बड़ा शानदार है। अब पीवाईक्यू पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट जो आपको दिए गए हैं वो 2,3 एट टाइम इस पर दिए गए हैं, बहुत ध्यान से देख लीजिए। एट t इज इक्वल टू 0 पर जो कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं वो 2 and 3i मतलब 2i प्लस 3j दिए गए हैं, ठीक है। मान लीजिए पहला कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिया, ओके। एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर इसका दूसरा कोऑर्डिनेट जो आपको दिया गया है 2 सेकेंड पर क्या 13 and 14 मतलब 13i प्लस 14j दिया गया है। और एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर इसकी जो पोजीशन है वो शायद आपको दी गई है कितनी, देखिए ध्यान से। हाँ नहीं, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, सॉरी, मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। अगर आप ध्यान से देखें t बराबर 2 सेकेंड पर ये दिया गया, मैंने थोड़ा सा आगे लिख दिया है। ऊपर वाला 6i प्लस 7j होगा और नीचे वाला जो है t बराबर 5 सेकेंड पर, सॉरी माफ कीजिएगा, 13i प्लस 14j दिया गया है, ठीक है। अब पूछा क्या गया है, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, एवरेज वेलोसिटी t बराबर 0 से लेकर t बराबर 5 तक। बच्चा एवरेज वेलोसिटी होती क्या है यार? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ये बेसिक फार्मूला होता है। अब फाइनल पोजीशन हमें 0 से 5 बताना है, मतलब टाइम पीरियड के हिसाब से फाइनल टाइम 5 वाला है और इनिशियल टाइम 0 वाला है, तो फाइनल पोजीशन 5 वाली हमें लेनी पड़ेगी। ये क्या है अगर देखें ध्यान से तो 13i प्लस 14j है, माइनस इनिशियल टाइम t बराबर 0 वाला लेना है क्योंकि यही तो 0 से 5 ही पता करना था एवरेज वेलोसिटी। तो ये यहाँ पर क्या हो गया 2i माइनस का ऑब्वियस सी बात है 3j हो जाएगा, माइनस का 3j। अब आप थोड़ी से सॉल्व कर लीजिए, 13 में से 2 जाएगा 11 बचेगा, 14 में से 3 जाएगा जो भी 11 बचेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो एवरेज वेलोसिटी जो आएगी वो 11i प्लस 11j डिवाइड बाई कितनी आ गई 5। अब आप चाहे तो इसमें 11 कॉमन ले लें, तो मेरे हिसाब से 11/5 i प्लस j इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किस पार्ट में लिखा हुआ है? सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो बच्चों नमस्ते, जय हिंद। आरबीटीएस का पहला टेस्ट रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज का पहला पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको हमारे टीचर्स अनाउंस कर डिस्कस कर चुके हैं। तो अब मैं सीनियर फैकल्टी ऑफ न्यू लाइट आपको आर डी श्रीवास्तव 21 से आगे वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए रैंक बूस्टर का टेस्ट था, क्वेश्चंस फ्रेम किए हुए ज्यादातर रखे हैं और माइट भी देखते हैं। चलिए इसमें तो क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं और नए बनाए हुए हैं, तो आपको लग सकता है थोड़े से ऐसे हैं, लेकिन वो सब कंसेप्चुअल हैं, एनसीईआरटी पर बेस्ड हैं। हाँ ये है कि क्वेश्चन नए हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें देखिए, कहते हैं कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन विच चेंजेस द स्पीड। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं या काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं तो जैसे मान लीजिए ये वेलोसिटी है और इधर एक्सेलरेशन है, तो जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होगा, दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक अलोंग द वेलोसिटी कंपोनेंट और एक परपेंडिकुलर टू द कंपोनेंट। ये पैरेलल कंपोनेंट कहलाता है, ये ट्रांसवर्स कंपोनेंट कहलाता है। तो देखो ये जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन है, कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ये बेटा वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करता है। अगर ये कंपोनेंट नहीं रहेगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रहेगा, तो पार्टिकल इसी लाइन पे चलता रहेगा, स्पीड बढ़ती घटती रहेगी, जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन में होता है। और अगर सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट रहेगा, पैरेलल कंपोनेंट नहीं रहेगा, तो सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलती रहेगी। जैसे ये सर्कुलर मोशन होता है, ये वेलोसिटी है,
तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये जो कंपोनेंट है ये सिर्फ डायरेक्शन बदलता है, स्पीड नहीं बदल रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें वो कंपोनेंट चाहिए एक्सेलरेशन का जो वेलोसिटी के अलोंग है। तो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन in the direction of velocity changes the speed. changes the speed. ये स्पीड को चेंज करता है, यानी हमें ए का कंपोनेंट v की डायरेक्शन में चाहिए। और ये वाला कंपोनेंट आप लोग जानते होंगे क्या होता है। जैसे ए का कंपोनेंट अगर मुझे b की डायरेक्शन में चाहिए तो ये होता है a डॉट बी कैप इंटू बी कैप। बहुत ही फेमस आर्टिकल है, और अगर आप इसको निकालना भी चाहते हैं तो हम निकाल भी देते हैं। सपोज ये एंगल थीटा है और ये एक्सेलरेशन a है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, a cos थीटा होगा, और वेलोसिटी की डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर हमने लिख दिया। अब a cos थीटा निकालने का तरीका है कि अगर हम a डॉट v निकालेंगे तो ये आ जाएगा a v cos थीटा। तो a cos थीटा को हम लोग लिख सकते हैं a डॉट v अपॉन v, और ये v कैप तो है ही है पहले से, और v अपॉन v वेलोसिटी अपॉन इस मैग्नीट्यूड इज v कैप। तो ये आ जाएगा a डॉट v कैप और मल्टीप्लाइड बाय इंटू v कैप। यहाँ पे कोई डॉट या क्रॉस नहीं है, ये बस ऐसे ही लिखा जाता है, यहाँ डॉट नहीं लिखा जाता है क्योंकि a डॉट v कैप एक स्केलर है। तो आंसर इसका बेटा 21 का थर्ड हो जाएगा, और साथ में आपको ये जानकारी भी मिल जाएगी कि एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के अलोंग होता है वही स्पीड चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट उसकी डायरेक्शन बदलने के काम में आता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, और हमारे पास एक ऐसे प्रोजेक्टाइल फेंका गया है और कुछ जानकारियां दी गई हैं। कहते हैं कि स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट इज एट इट्स ग्रेटेस्ट हाइट। तो सबसे पहले तो मान लो कि u स्पीड से फेंका गया है और थीटा एंगल पर फेंका गया है। ये प्रोजेक्शन वेलोसिटी है, थीटा प्रोजेक्शन एंगल है, और ये इसकी हाईएस्ट स्पीड है। तो हम लोग जानते हैं कि हाईएस्ट स्पीड पे वेलोसिटी होती है u cos थीटा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट इज एट इट्स ग्रेटेस्ट हाइट यानी u cos थीटा √2/5 टाइम्स द स्पीड एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। तो ये मैक्सिमम हाइट है और ये मैक्सिमम हाइट का आधा है, और सपोज यहाँ पे वेलोसिटी v है, मैग्नीट्यूड, तो ये कह रहा है u cos थीटा बराबर √2/5 इंटू v है। व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? तो बाकी सिर्फ मैथ्स है और कुछ नहीं है। यहां पे इसका हम स्क्वायर कर देंगे, तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/5 v स्क्वायर। अब इस वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट कर लेते हैं, एक vx और एक vy। तो v स्क्वायर बराबर क्या होगा, लिखते हैं,
यहां से शुरू करते हैं लिखना। यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/5 और वी स्क्वायर की जगह लिखेंगे वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अब दोनों की वैल्यू रख देंगे। इधर तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है ही है और 2/5 और वी एक्स तो हमेशा बराबर ही होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये भी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और वी वाई के लिए फॉर्मूला होता है, वी वाई बराबर होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने पढ़ा होगा, वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर माइनस 2GY। वाई हाइट पर ये वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है, तो वी वाई स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2G, और ये y कितना है, मैक्सिमम हाइट का आधा, तो मैक्सिमम हाइट का यहां आधा कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये h/2 की वैल्यू रख देंगे, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2G/2 और h की जगह रख देंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। तो मेरे पास ये 2G से 2G कट गया, तो ये आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो वी वाई की यही वाली वैल्यू मैं यहां रखने जा रहा हूं, तो ये हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब ये बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है, आप इस पूरे इक्वेशन को चाहिए तो कॉस स्क्वायर, पहली बात तो देखो यू स्क्वायर कॉमन होके कट जाएगा, और फिर आप क्या करिए, इसको साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे दीजिए, तो डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 बराबर ये 1 हो गया 2/5। अब इसको भाग देंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, और प्लस ये tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा होता है बाई 2। अब सिंप्लीफाई करिए भाई, 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 बराबर 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 को अंदर ले गए तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 माइनस 2 यानी 3, तो tan थीटा की वैल्यू √3 आ गई, और इसका मतलब है ये tan 60 है, यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री है। इसका फर्स्ट आंसर आएगा, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आइए, ये प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन लग रहा है इसमें, और मैक्सिमम हाइट और ये सब के फॉर्मूले लग रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में राम यहाँ पर हैं और श्याम यहाँ पर हैं, तो अब ये पूछ रहे हैं कि ये मिलेंगे या नहीं, और मिलेंगे तो कितने समय के बाद मिलेंगे, उनके बीच की क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होगी। तो देखो बेटा, इसको करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप मान लो कि हमारे पास बी रेस्ट में है, तो वर्किंग इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ बी। तो जब बी के रेफरेंस फ्रेम में आएगा तो ये तो मेरे पास रुक गया, और ये साहब जो हैं वो रिलेटिव वेलोसिटी से चलेंगे,
बी को ए रिलेटिव वेलोसिटी से आता हुआ दिखेगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी का तरीका ये है कि ये है ए की वेलोसिटी और इसमें से बी की वेलोसिटी को उल्टा कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये बी हो जाएगा और हमारे पास इस डायरेक्शन में ये चलने लगेगा। मतलब बी को ये दिखेगा कि ए इस ग्रीन लाइन के अलोंग चल रहा है ऐसे, और ये रिलेटिव वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। 90 डिग्री पर है तो ये रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां से बी को दिख रहा है कि ये ऐसे जा रहा है, तो यहां तक तो ए कभी पहुंचेगा नहीं बी तक, तो इसका मतलब है दे विल मीट आफ्टर टाइम टी। ये गलत हो गया, ये दोनों नहीं मिलेंगे। जब भी ये पता लगाना हो कि कोई दो पार्टिकल चलते हुए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो हमेशा ये करना चाहिए कि एक के रिलेटिव दूसरे की वेलोसिटी निकाल देनी चाहिए। अगर ये रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन उसी की तरफ जाती, यानी ये जो रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन है ये बी की तरफ जाती, तब तो ए बी से कुछ समय के बाद मिलता, तब क्लोजेस्ट डिस्टेंस 0 होती। तो लेकिन ये तो वेलोसिटी की लाइन अलग है, तो मतलब वो मिलेंगे नहीं। अब नहीं मिलेंगे तो किसी समय उनके बीच की डिस्टेंस मिनिमम होगी। तो मिनिमम डिस्टेंस निकालने का वैसा फॉर्मूला होता है इसको, लेकिन वो फॉर्मूले आपको याद नहीं होंगे तो मैं निकाल देता हूं इसे। आप तरीका ये है कि बी से यहां पर एक परपेंडिकुलर डालिए बी एम, तो बी इस लाइन पर ये वाला पॉइंट इसके क्लोजेस्ट है, यानी जब ए बी के रिलेटिव पी पर होगा तो बीपी हमारी मिनिमम डिस्टेंस होगी, क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगी, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। सपोज ये वाला एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी एल साइन थीटा। एल साइन थीटा कितनी होगी, साइन थीटा की वैल्यू हम यहां इस ट्रायंगल से निकाल देंगे। एल और साइन थीटा हो जाएगा, ये थीटा के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है बी, और ये वाली वेलोसिटी है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इनके बीच की ये मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी। तो मिनिमम डिस्टेंस तो पूछी नहीं है, फिर भी हमने निकाल दी, आगे फॉर्मूले के तौर पे आप यूज कर सकते हैं। और दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि निकालना है कि ये टाइम कब होगा। तो टाइम निकालने का तरीका ये है कि ये तब क्लोजेस्ट होगा जब बी के रिलेटिव ए यहां पे आ जाएगा। तो आप ये डिस्टेंस निकालिए, मिनिमम टाइम ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा एल साइन थीटा, और सॉरी एल कॉस थीटा। थीटा के बेसिस पे ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कॉस थीटा है, तो एल कॉस थीटा अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, और रिलेटिव वेलोसिटी है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जैसे यहां पर मैंने साइन थीटा रखा था वैसे हम कॉस थीटा रख देंगे, तो एल अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस थीटा हो जाएगा ये ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा एल ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दे विल बी क्लोजेस्ट एट टाइम टी इज इक्वल टू टी, तो ये भी सही है। तो दो ऑप्शन सही हो गए, दे कैन नॉट मीट इच अदर, मिलेंगे तो नहीं, ए बी पर कभी नहीं पहुंचेगा, और इतने समय के बाद मिनिमम दूरी होगी, तो दो बी और सी दो ऑप्शन सही हैं, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। गिवन दैट टू स्टेटमेंट्स हैं, और कहते हैं कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन द एंगल बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट इज 180 डिग्री। तो डेफिनेटली ये गलत है, क्योंकि
90 डिग्री होता है हाईएस्ट पॉइंट पर, ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है। एट द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो दूसरा सही है। तो 24 में आंसर 4 होगा। ए इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 में द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द आवर हैंड, तो घड़ी में बेटा जो घंटे की सुई होती है वो 12 घंटे में एक टाइम पूरी करती है, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर हैंड हो जाएगा 2π/12। और दैट ऑफ अर्थ रोटेशन, तो अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी होती है 2π/24। तो इनका रेशियो लेंगे तो 2π/12 अपॉन 2π/24, तो ये 2π कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2:1। और ये सिंपल क्वेश्चन था, ये 4th है। नेक्स्ट में आइए। ए बॉडी ट्रेवल्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a1 फॉर टाइम t1 और a2 फॉर टाइम t2, तो इस सिचुएशन में व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन? तो एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज टोटल टाइम। तो t1 टाइम में वेलोसिटी चेंज होगी a1 t1 और t2 टाइम में वेलोसिटी चेंज होगी a2 t2 अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2। तो मेरे पास आंसर 26 का फर्स्ट वाला आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, ये सारे क्वेश्चन नए हैं। निम्नलिखित में से कौन एक समान त्वरित गति को दर्शाता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट, वेलोसिटी एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। तो अगर हम पहले वाले को देखेंगे, देखिए सभी को देखना पड़ेगा। x बराबर है √t-a/b। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले इसको निकालते हैं। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये लंबे लंबे टर्म आएंगे। v बराबर क्या हो जाएगा dx/dt। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो 1/√b तो बाहर कर लो। अब इसको करोगे तो 1/1/2 और √t-a करेंगे, और इसके बाद फिर t-a को करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब फिर a निकालेंगे तो इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो t तो रहेगा ही रहेगा, डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। और अगर एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन में t है तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है। और ये x बराबर है तो v बराबर मेरे पास आ गया, v बराबर आ जाएगा 1/b और इंटू टी का 1 हो गया, a का 0। तो ये तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, एक्सेलरेशन बराबर 0 हो गया। और अगर हम इसको निकालेंगे तो मेरे पास देखो t²b बराबर x माइनस a है, तो x बराबर हो जाएगा a प्लस BT², तो v हो जाएगा 2BT और एक्सेलरेशन बराबर 2b। तो यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है इसमें फिर डिफरेंशिएट करोगे तो √t है तो 1/√tv में आएगा, फिर उसको भी करोगे तो ये भी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलेटेड मोशन है। तो देख करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, थोड़ा सा नया क्वेश्चन है। Two bodies began to fall freely from the same height, but the second fall t second after the first. तो ये कोई हाइट दी गई है और t बराबर 0 पे एक बॉडी फॉल फ्रीली करना शुरू करती है और t बराबर कैपिटल T टाइम पर दूसरी बॉडी
फॉल करना शुरू करती है, एंड आफ्टर विच द फर्स्ट बॉडी बिगिंस टू फॉल व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इक्वल टू n। तो मुझे ये पता करना है कि जब दोनों बॉडीज के बीच की डिस्टेंस l हो जाएगी तो पहले फेंके जाने के समय से कितना बाद होगा। तो हमने मान लिया कि ये काम पहली बॉडी के फेंके जाने से t सेकंड के बाद होगा। तो t सेकंड में पहली वाली बॉडी कितना गिरेगी? पहली वाली बॉडी गिरेगी हाफ GT², यहां कहीं आ गई मान लो। और दूसरी वाली बॉडी कहां होगी? दूसरी वाली बॉडी भी यहीं से गिर रही है, लेकिन t सेकंड के बाद गिर रही है, तो ये कुछ ऊपर होगी और ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी हाफ GT माइनस T²। और इन दोनों की डिस्टेंस L है। अब मुझे ये T निकालना है, तो बहुत सिंपल सी बात है, T² माइनस T² बराबर 2L/G हो गया। अब इसके बाद आपको ये T निकालना है, तो ओपन कर लीजिए, T², इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, T² प्लस कैपिटल T² माइनस 2 स्मॉल t इंटू कैपिटल T बराबर 2L/G। अब यहां से जब ओपन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस T², अब इसको खोल रहे हैं, प्लस 2TT इक्वल टू 2L/G। तो 2T इंटू T बराबर हो जाएगा 2L/G और प्लस T²। तो मेरे पास T बराबर हो जाएगा 2L/2T और ये G पहले से था, और प्लस T²/2T। तो मेरे पास यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो L/GT और प्लस T/2। तो कोई ऑप्शन है L/GT प्लस T/2, सेकेंड ऑप्शन है ये, तो ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये इसी इक्वेशन से लग रहे थे सब। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच में पार्टिकल का एवरेज एक्सेलरेशन बताना है, और ये दिया है, ये मेरे पास xt ग्राफ दिया है। तो a पर va बराबर कितना है? xt ग्राफ का जो मेरे पास स्लोप है वो वेलोसिटी देता है। तो a पर वेलोसिटी है 1045, स्लोप ये एंगल 45 दिया है, तो va बराबर है 1045 यानी 1, और b पर वेलोसिटी है 10135 यानी -1। तो चेंज इन वेलोसिटी हुई -1, vb माइनस va, तो -1 है ही है, -1 किया, और टाइम है 1 सेकेंड, तो ये आंसर आ जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड, यानी फर्स्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल कंसेप्ट है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज द एवरेज एक्सेलरेशन। बस ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं किया होगा, ये फॉर्मूला लग रहा है इसमें। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं कि एक पार्टिकल P प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ ए लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइन प्लेन एंड Q स्टार्ट्स मूविंग डाउन द प्लेन फ्रॉम द सेम पोजीशन। तो ये ऐसे जा रहा है इस तरीके से, अलोंग द प्लेन ये ऐसे जा रहा है। तो मेरे पास इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है g sin थीटा। आप जानते हैं जब फ्लाइंग पिच को चलता है तो ये g है, तो इधर वाला कंपोनेंट होता है g cos थीटा,
और इधर वाला कंपोनेंट होता है जी साइन थीटा। और हम क्या करते हैं कि इस बार इसी को ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मानते हैं। तो ये पार्टिकल परपेंडिकुलर फेंका गया है, तो इसके पास तो दोनों ही एक्सेलेरेशन है, क्योंकि जी तो इस पर भी इसी तरफ लगेगा, तो इधर मेरे पास जी कॉस थीटा भी होगा, उधर जी साइन थीटा भी होगा, तो ये कुछ ऐसे आके गिरेगा। तो जब ये मिलेगा तो कब मिलेगा? ये तब मिलेगा जब ये दोबारा इस इंक्लाइन प्लेन पे गिर जाएगा। और ये किस वेलोसिटी से फेंका गया है ये पता करना है। ये वेलोसिटी मान लीजिए u है, और जिस समय ये मिल रहा है उस समय t बराबर 4 सेकेंड, यानी p को यहां से जाकर के यहां तक आने में 4 सेकेंड लगता है। तो इसका मतलब है इन 4 सेकेंड ये चूंकि y डायरेक्शन है तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो इसके लिए y डायरेक्शन वाली इक्वेशन लिखते हैं, इसको x एक्सिस मान के। तो y बराबर हो जाएगा इस डायरेक्शन वाली इनिशियल वेलोसिटी यानी u, और 4 सेकंड के बाद ये मिल रहा है, और नीचे y डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन है g साइन थीटा, तो माइनस g साइन 60 कॉस, ये साइन है ये कॉस है, कॉस 60, जी कॉस 60 और इंटू 4 का स्क्वायर। तो y तो 0 है, तो u इंटू 4 माइनस हाफ g की जगह 10, cos 60 की 1/2, और ये है 4 का स्क्वायर। अब क्या आया भाई? आ गया 4u बराबर, ये 2 2 4 और ये 1 4 कट गया, तो 4u बराबर मेरे पास आ जाएगा 40, तो u बराबर आ जाएगा 10, यानी इसकी फेंकने की इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। सेकेंड आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लग रहा होगा इंक्लाइन प्लेन का था, लेकिन ये कॉन्सेप्टुअल एग्जाम्पलर बेस्ड क्वेश्चन है, बनाया गया है और एक लाइन में हो भी रहा है। इस पेपर के सारे क्वेश्चन एक लाइन में ही लगभग हो रहे हैं। अब कहते हैं वेक्टर ये c क्या होगा, तो इसको निकालते हैं। देखो ये वेक्टर pr और ये rq ये बराबर होंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी बराबर है, डायरेक्शन भी बराबर है। तो हम लिख देंगे pr बराबर rq। तो अब pr कितना होगा, तो इसमें ट्रायंगल ला लगाइए, a प्लस pr बराबर c हो जाएगा। तो pr हो जाएगा वेक्टर c माइनस वेक्टर a, और rq कितना होगा, इसमें ट्रायंगल ला लगाइए, तो c प्लस rq बराबर b हो जाएगा। तो ये हो जाएगा c माइनस a, और rq हो जाएगा c प्लस rq बराबर b। तो rq बराबर हो जाएगा b माइनस सी, यस b माइनस सी, तो c इधर चला गया, 2c बराबर b प्लस a। तो 2c बराबर a प्लस b, फर्स्ट आंसर इसका सही हो जाएगा। इसको हम लोग लैम्डा म्यू थ्योरम के नाम से जानते हैं, और ये मिडिल पॉइंट का वेक्टर निकालने का बहुत ही फेमस एक इक्वेशन है। 32 वेक्टर का क्वेश्चन है।
the square of the resultant of two forces of equal magnitude is equal to 3 times the product of their magnitude। तो पहले दो इक्वल वेक्टर मान लीजिए x और x, इनके बीच का एंगल थीटा मान लीजिए, तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा? तो दो इक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट होता है 2x cos थीटा बाई 2। और अगर आप ये नहीं जानते हैं तो ऐसे निकाल दीजिए, इक्वल वेक्टर्स है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x² cos थीटा नॉर्मल पैरेललोग्राम से लिख दिया, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x² 1 प्लस cos थीटा, और जब इसको ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो ये 2x cos थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। तो इनका प्रोडक्ट कितना होगा? x² और इसका 3 टाइम्स। अब ये x² कट जाएगा, तो 4 cos² थीटा बाई 2 बराबर मेरे पास 3 आ गया। तो cos² थीटा बाई 2 बराबर 3/4 आ गया। तो cos थीटा बाई 2 बराबर √3/2 आ गया। तो बेटा ये होता है cos थीटा बाई 2। तो ये 30 डिग्री, थीटा बाई 2 बराबर 30 डिग्री हो गया, तो थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया। आंसर हमारा थर्ड वाला हो जाएगा। आंसर मेरा थर्ड वाला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, वेक्टर का है। a प्लस बी इक्वल टू सी, द एंगल बिटवीन a एंड b इज 120 डिग्री एंड a इक्वल टू b। व्हाट इज द एंगल बिटवीन? तो क्वेश्चन देख लेते हैं किसका, कौन सा है ये। क्वेश्चन नंबर 33 है। तो ए और सी के बीच का एंगल पूछ रहा है, एंगल बिटवीन ए एंड सी। ये स्लाइड में नहीं लिखा है लेकिन हमारे पास लिखा है, क्वेश्चन पेपर में है। तो बना लेते हैं कि ए और बी के भी, ए और बी बराबर हैं। तो ये मेरे पास ए है और ये बी है, और इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है। अब कहते हैं कि इनका रिजल्टेंट सी है। तो जब ये दो इक्वल वेक्टर होंगे तो उनका रिजल्टेंट बिल्कुल ठीक बीच में जाएगा, ये सी होगा। तो 60 इधर भी बनेगा, 60 इधर भी बनेगा, तो ए और सी के बीच का एंगल 60 डिग्री होगा। आंसर नंबर हो जाएगा इसका क्या है आंसर नंबर? आंसर नंबर सेकंड आ रहा है, 33 का सेकंड। अब चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देख के डर लगेगा, ये कोई कठिन नहीं है। देखिए c बराबर a प्लस बी दिया हुआ है, तो आप पहले लिख लीजिए बेटा, c² बराबर a² प्लस b² प्लस 2abc cos थीटा दिया हुआ है, और एंगल बिटवीन ए और बी ही पूछ रहा है, उसके बारे में बता रहा है, लेस देन 90 है, लेस देन ग्रेटर देन 90 है, यही पूछ रहा है। तो हमारे पास ये कुछ दिया हुआ है, तो नीचे a² है, तो हम ऐसा करते हैं कि a² से इसको भाग दे देते हैं। तो c² अपॉन a² बराबर 1 प्लस b² अपॉन a² प्लस 2ab cos थीटा, और यहां पे भी हम दे देते हैं, a² से भाग देते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां पे इसको ऐसे लिखा, c अपॉन a का होल स्क्वायर माइनस
और ये ब्रैकेट में 1 प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा 2b अपॉन ए कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिएगा लॉजिक इसकी कि बेटा ये तो मैग्नीट्यूड है, पॉजिटिव ही रहेगा, और ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, यानी ये वाली वैल्यू जो है मेरे पास दिस वैल्यू इससे बड़ी है, मतलब ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब है कि 2b अपॉन ए कॉस थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो ये तो पॉजिटिव ही है, तो कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 है। अब हम जानते हैं 0 से 90 तक ही थीटा पॉजिटिव रहता है, उसके बाद निगेटिव होता है, तो मतलब थीटा लेस देन 90 डिग्री। तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। बस नॉर्मल सी चीज को घुमा के पूछा गया था। 35 में एक स्टूडेंट लिखता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इन वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम जो है वो बराबर हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ा ही सोचना नहीं है। डेफिनेटली जो मेरे पास गड़बड़ होगा, जो उसका फॉर्मूला आया होगा, उसमें कोई न्यूमेरिकली डिस्टरबेंस होगा, लेकिन वेलोसिटी वेलोसिटी मैच कर रही है, तो वो डायमेंशनली करेक्ट होगा, न्यूमेरिकली इनकरेक्ट होगा। इसलिए इसका आंसर हम लोग जाएंगे फोर्थ पे। 35 का आंसर फोर्थ होगा। वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा और न्यूमेरिकली इनकरेक्ट होगा। डायमेंशनली करेक्ट इसलिए है क्योंकि वो वेलोसिटी के बराबर वेलोसिटी पा रहा है, और न्यूमेरिकली इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि वैल्यू मैच नहीं कर रही है। चलिए, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल निकालना है, तो यहां पर हम लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालेंगे v dv बाई dx। तो ये हमारे पास दिया है इक्वेशन, v स्क्वायर बराबर 108 माइनस 9x स्क्वायर, डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2v dv बाई dx, तो ये तो कांस्टेंट है, 0 हो गया, माइनस 18x। तो v dv बाई dx ही तो एक्सेलरेशन होता है, तो ये आ जाएगा माइनस 9x। तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा इसका 36 का। एक लाइन में ही आ गया, देख के डर लगता है, कठिन नहीं थे क्वेश्चन, ऐसे ही आजकल आ रहे हैं। और ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में नहीं दिया था, इसी को आगे आप क्या करिए, dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मेरे पास ये आ जाएगा v dv बाई dx। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, दो पेपर्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस 100 मीटर है। एक गोली यहां से ए को पेनिट्रेट करती है और क्यू से निकल जाती है, यहाँ पे पी से ये पेनिट्रेट करती है और क्यू से निकल जाती है, तो यहाँ पे क्यू है, और दिया गया है कि क्यू वेयर क्यू इज 10 सेंटीमीटर बिलो द पी, यानी ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। तो ये हार और कहते हैं कि पी पर जाते समय क्यू की वेलोसिटी क्या है बुलेट की। तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, तो यहां से दो इक्वेशन बनेंगे। आप चाहिए तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, आर बराबर होता है √2h अपॉन जी इंटू यू। आर की जगह 100 मीटर रख दीजिए, एच की जगह 10 सेंटीमीटर रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप ऐसे कर लीजिए, यहां से यहां तक आने का टाइम निकाल लीजिए, तो 10 सेंटीमीटर नीचे है, मीटर में बदल लो, 10 बाई 100 बराबर हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर आ जाएगा। तो टी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये नीचे 10 बचेगा, एक ये कैंसिल हो गया, तो टी स्क्वायर बराबर
2/100 हो गया। टू अपॉन 100, तो ठीक है, t बराबर √2/10 हो गया। अब ये वाली डिस्टेंस कितनी है? ये 100 मीटर है, तो 100 बराबर u, और टाइम है √2/10। तो अब u की वैल्यू निकालनी है तुम्हें, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000 अपॉन √2। अब 1000 तो 1000 है, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मेरे पास ये √2 हो जाएगा 500, और √2 की जगह 1.4 रख दीजिए, तो ये लगभग 700 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। फोर्थ वाला आंसर, तो 37 इज फोर्थ। आइए 38 वाला क्वेश्चन। ये सिर्फ आप लॉजिक से ही कर सकते हैं, इसमें कुछ करना नहीं है। जैसे किसी बॉडी को ऐसे ऊपर फेंका जाता है, तो ये ऐसे ऊपर जाता है और ये नीचे आ जाता है। तो ये इक्वल इंटरवल्स होते हैं। जैसे ये 5 सेकंड में हमारे पास टॉप पर पहुंच गया, तो ये पहले 5 सेकंड में ऊपर पहुंचा दीजिए, तो 0 सेकंड पर फेंका गया, ये पहला सेकंड है, ये दूसरा सेकंड है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। अब यहां से यहां आएगा तो ये 6 सेकंड हो जाएंगे, ये 7 सेकंड हो जाएंगे, ये 8 सेकंड हो जाएंगे, ये 9 सेकंड हो जाएंगे, ये 10 सेकंड में हो जाएंगे। तो पहले सेकंड में बॉडी कितना चली है? इतना। तो और ये 10वां सेकंड, तो पहले और 10वें में बराबर डिस्टेंस चलेगा, सेकंड और 9वें में बराबर चलेगा, तो ये 8 है, गलत हो गया। चौथे और छठे में बराबर चलेगा। तो चौथा सेकंड ये चौथा सेकंड, तो चौथे सेकंड में जो चलेगा वो 7वें सेकंड में चलेगा। तो खाली 38 का पहला वाला सही है, बाकी ये सब गलत है। ये डिस्टेंस इसके बराबर होगी, ये टाइम इसके बराबर होगा, ये टाइम इसके बराबर। इस तरीके से ये सिमेट्री वाली से आती है। ये 39 रेफरेंस फ्रेम का क्वेश्चन है। क्योंकि दो रेफरेंस फ्रेम हैं और दोनों चल रहे हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में v वेलोसिटी से, तो बेटा इनकी पोजीशन बराबर नहीं होगी और वेलोसिटी भी बराबर नहीं होगी, क्योंकि दोनों की ओरिजिन डिफरेंट है। अगर पार्टिकल यहां पर है तो इसके रेस्पेक्ट में x कुछ होगा, इसके रेस्पेक्ट में x कुछ और होगा। वेलोसिटी भी पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी है, तो चूंकि दोनों रेफरेंस फ्रेम की वेलोसिटी अलग है तो वेलोसिटी भी अलग होगी। खाली दोनों का एक्सेलरेशन जो होगा वो सही होगा। तो ये d2x² अपॉन जो dt² वाला है, ये वाला सही रहेगा आंसर। पेपर में ये भी d2 है, या स्लाइड में d2 नहीं लिखा गया है, तो ये थर्ड वाला ही सही। ये प्रोजेक्टाइल को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है, PYQ मॉडिफाइड है। पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया है वर्टिकली, और इसके पास एक एक्सेलरेशन तो मेरे पास g भी रहेगा नीचे की ओर, और बेटा एक एक्सेलरेशन इधर भी रहेगा, वो a0 है। तो कहते हैं जब वेलोसिटी वेक्टर 90 डिग्री रोटेट कर जाए
तो 90 डिग्री कब रोटेट करेगा? जब वर्टिकल था ये हॉरिजॉन्टल हो जाए। तो कहते हैं कि उस समय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चली गई कितनी होगी, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी है। तो बहुत सिंपल सी बात है, यहां पे जिस समय ये वेलोसिटी वेक्टर 90 डिग्री रोटेट करेगा तो इनिशियली क्या है, ux बराबर 0 है और uy बराबर v0 है। और यहाँ पे ax बराबर a नॉट है, जैसे प्रोजेक्टाइल हम लोग डिराइव करते हैं, और ay बराबर -g है। तो यहां तक आने में उसको टाइम कितना लगेगा? जितने समय में वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो vy बराबर uy माइनस gt करेंगे तो vy की वैल्यू 0 है, uy v0 है, माइनस g है और ये t है। तो मेरे पास टाइम आ गया, टाइम बराबर आ जाएगा v0 अपॉन g। और इसके बाद हमारे पास ये डिस्टेंस निकालनी है तो x निकालनी है। तो x बराबर ux इंटू टाइम माइनस प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो इनिशियल हार्जेंटल वेलोसिटी तो 0 है, लेकिन हार्जेंटल एक्सेलरेशन a नॉट है और टाइम की वैल्यू v0 अपॉन g है। इसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा v0 स्क्वायर a अपॉन 2g स्क्वायर। तो कोई आंसर आ रहा है भाई इसका? देखिए, तो आंसर नंबर इसका थर्ड वाला आ रहा है, a नॉट v स्क्वायर अपॉन 2g स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक स्टोन को ड्रॉप किया जाता है फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ ए हाइट h। तो ये हाइट h है और एक स्टोन को यहां से ड्रॉप किया जाता है t बराबर 0 सेकेंड पर, और एनदर स्टोन को बालकनी एक है जो यहां से 20 मीटर बिलो है, यहां से ड्रॉप किया जाता है, लेकिन 1 सेकंड के बाद। तो t बराबर 1 सेकंड पर, तो ये यहां से ड्रॉप किया गया है t बराबर 1 सेकंड पर 20 मीटर नीचे और 1 सेकंड बाद दूसरे पार्टिकल को, और दोनों बॉटम बिल्कुल एक साथ पहुंचते हैं। तो ये गिरा है, कहते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h पूछ रहे हैं। तो मान लीजिए कि ये t टाइम में पहुंच गया है यहाँ पे, तो h बराबर हो जाएगा हाफ g इंटू टी स्क्वायर। और ये भी पहुंच गया, लेकिन ये चला कितना है, h माइनस 20 चला है, और इसको टाइम कितना लगा है, t माइनस 1 लगा हुआ है, t माइनस 1 का स्क्वायर है। दोनों के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया, ये पहले गिरा था और ये h हाइट चलता है t टाइम में, यहां पहुंच गया, और ठीक उसी समय ये भी पहुंचा, लेकिन ये टाइम लेगा t माइनस 1 सेकेंड, क्योंकि ये 1 सेकेंड बाद फेंका गया है, और दूरी चलेगा ये h माइनस 20, क्योंकि ये 20 मीटर नीचे था। तो मेरे पास ये दो इक्वेशन आ गए, एक आ गया h माइनस 20 बराबर हाफ जी टी माइनस 1 स्क्वायर, और एक आ गया हाफ जी टी स्क्वायर। अब इन दोनों से मुझे h की वैल्यू निकालनी है। तो h की वैल्यू निकालने के लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पहले आपको t निकालना पड़ेगा, तो आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए। तो जब माइनस करेंगे इससे इसको, तो h में से h चला गया, -20 बचा, और हाफ जी टी माइनस 1 का स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आ गया। अब जल्दी से इससे t कैलकुलेट कर लेते हैं। ये -20 और ये हो जाएगा 5 t माइनस 1 का स्क्वायर -5 टी स्क्वायर। 5 को नीचे ले आए तो -4 बराबर t माइनस 1 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर।
चाहिए तो फैक्टर कर लीजिए, चाहिए तो होल स्क्वायर खोल दीजिए। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t माइनस टी स्क्वायर। तो अब मेरे पास क्या क्या कटा भाई? कटा, ये टी स्क्वायर से ये माइनस हो गया, तो 2t बराबर आ जाएगा 5। 2t उधर चला गया, -4 इधर आ गया, तो t बराबर आ जाएगा 5/2। अब यहाँ पे ये वैल्यूज याद करके देखो तो डेफिनेटली g बराबर 9.8 लेके आएगा। हम ये h निकाल रहे हैं, तो h बराबर हाफ g, और t की जगह रख देंगे हम 5/2 का स्क्वायर। तो मेरे पास आ जाएगा 25 दहम 500 और बटे 8, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो हाँ, 4 दूनी 8, जी की वैल्यू 10 ले रहे हैं, तो 25, ओ सॉरी 25 का, ये 25 का स्क्वायर, तो 250 बटे 8। तो 8 कहीं 24 आया और 10 बचा, तो 8 एकम 8 आ गया, तो 31 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो थर्ड वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा 41 का। तो इट इज ए गुड क्वेश्चन, इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस था, थोड़ा सा फंसाया गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस है, वेलोसिटी पूछ रहा है, और तुम्हें दिया गया है एक्सेलरेशन बराबर अल्फा माइनस बीटा वी, और ये t बराबर 0 पर वेलोसिटी 0 है, ये इन्होंने दी गई है, फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट है, तो t टाइम पर वेलोसिटी पूछ रहा है। तो a को लिख देंगे dv/dt, और ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा वी, तो dv अपॉन अल्फा माइनस बीटा वी बराबर dt हो गया, और ये इंटीग्रेट करेंगे 0 से t, और ये इंटीग्रेट करेंगे 0 से v, क्योंकि t बराबर 0 पे वेलोसिटी 0 है। अब कई बच्चे इसमें एडवांस इंटीग्रेशन है, तो dv अपॉन अल्फा माइनस बीटा वी का एक्सेलरेशन होगा बेटा लॉग अल्फा माइनस बीटा वी अपॉन माइनस बीटा, और ये वैल्यू जाएगी 0 से v तक, और इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं है, dt का इंटीग्रल t, तो ये वैल्यू आ जाएगी t। तो मेरे पास हो जाएगा ln अल्फा माइनस बीटा v फ्रॉम 0 टू v बराबर माइनस बीटा टी। अब यहाँ पे आप लॉग ले लीजिए, तो जब v की जगह v रखेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा v, माइनस जब v की जगह 0 रखेंगे तो माइनस ln अल्फा बराबर आ जाएगा माइनस बीटा टी। अब लॉग a माइनस लॉग b क्या होता है? ln अल्फा माइनस बीटा v अपॉन अल्फा बराबर माइनस बीटा टी। अब एंटी लॉग ले लीजिए, तो अल्फा माइनस बीटा वी बराबर ई की पावर माइनस बीटा टी, और अपॉन अल्फा भी है, तो अल्फा माइनस बीटा वी बराबर कितना हो गया? अल्फा ई की पावर माइनस बीटा टी। तो इसको उधर ले जाइए, तो अल्फा 1 माइनस ई की पावर माइनस बीटा टी बराबर आ जाएगा बीटा वी। तो v के लिए इस बीटा को नीचे ले जाएंगे, तो यहां से ये v आ गया, ये बीटा t था और ये v था, तो थर्ड आंसर इसका आ जाएगा अल्फा अपॉन बीटा 1 माइनस ई की पावर माइनस बीटा टी। ये क्वेश्चन नंबर 43 है, डिस्टेंस पूछी गई है, और साथ में स्टार्ट्स मोशन t बराबर 0 दिया गया है, मतलब t बराबर 0 पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब 1 सेकंड तक ये एक्सेलरेशन से चल रहा है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो कितना चलेगा? तो
मान लीजिए 0 से एक्सेलेरेशन तक जितना चल रहा है, t बराबर 0 से t बराबर 1 के बीच में, तो इस मोशन के लिए t बराबर 0 है, u बराबर 0 है और एक्सेलेरेशन बराबर 2 है। तो s1 बराबर हो जाएगा हाफ, u तो 0 है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा रहे हैं, तो हाफ a की जगह रखा 2 और इनकी जगह रखा 1 स्क्वायर, यानी 1 आ गया। अब ये जो दूसरा फेज है जिसमें एक्सेलेरेशन 0 है बट वेलोसिटी इसमें 2 मीटर पर सेकेंड है। क्यों भैया? जब ये एक्सेलेरेशन से चलेगा तो 1 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी भी तो कुछ आ जाएगी। v बराबर कितना हो जाएगा? 0 प्लस एक्सेलेरेशन 2 इंटू 1 यानी 2 हो गया। तो ये अगले 1 सेकेंड तक यानी t बराबर 1 से t बराबर 2 सेकेंड के बीच में ये चलेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो कितना चलेगा? 2 इंटू 1 यानी 2 मीटर। पहले 1 सेकेंड में चला 1 मीटर और दूसरे में चला 2 मीटर। और ये जो तीसरा सेकेंड है इसमें इनिशियल वेलोसिटी तो 2 है लेकिन एक्सेलरेशन -2 है। तो t बराबर 2 से t बराबर 3 के बीच में ये चलेगा s3 बराबर 2 इंटू 1 माइनस हाफ इंटू 2 इंटू 1 स्क्वायर। ये रिटार्डेशन है बेटा, तो ये दोनों कट गया, ये फिर 1 चला। तो टोटल कितना चला? पहले सेकंड में 1 मीटर, दूसरे में 2 मीटर और तीसरे में फिर 1 मीटर, तो टोटल चला ये 4 मीटर। तो ये इसका आंसर है। फर्स्ट आंसर आ जाएगा 43 का। फॉर्मूले वही लग रहे हैं, बस क्वेश्चन थोड़े ट्विस्टेड थे। 44वां, एक रॉकेट को जमीन से फेंका गया और मूव्स अपवर्ड्स विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी रॉकेट की 0 थी, एक्सेलरेशन 10 था और एक्सेलरेट कब तक होगा? t बराबर 0 पे ये सिचुएशन थी 10 सेकेंड 30 सेकेंड तक, 30 सेकेंड तक। यहां तक फ्यूल खत्म हो गया। फ्यूल खत्म हो गया तो रॉकेट का इंजन बंद हो जाएगा। अब आगे वाले मोशन में एक्सेलरेशन बराबर -10 होगा जो जी दिया हुआ है। और ये कब तक ऊपर जाएगा? जब तक इसकी वेलोसिटी 0 नहीं होती। तो मेरे पास 2 टाइम इंटरवल हो गए। यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल 30 सेकेंड है और फिर यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल कितना होगा हम निकाल लेंगे। कैसे? 10 सेकेंड के पास इसके पास वेलोसिटी कितनी आएगी? तो v बराबर u प्लस एक्सेलरेशन 10 था इंटू 30 यानी 300 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी आ जाएगी। अब यहां तक जाने में ये कितना टाइम और लेगा? ऊपर वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 300 है, रिटार्डेशन 10 है और ये t, तो t बराबर फिर 30 सेकेंड आ गया। तो कितना टाइम लिया मैक्सिमम हाइट तक जाने में? तो 30 सेकेंड यहां से यहां तक लिया और फिर 30 यहां से लिया, तो टाइम लिया 30 प्लस 30 यानी 60 सेकेंड। थर्ड वाला आंसर इसका आ जाएगा। और बेटा अगर पूछे कि मैक्सिमम हाइट कितनी है तो वो भी आप निकाल सकते हो। पहले ये वाली डिस्टेंस निकाल लो S1, तो S1 कितनी हो जाएगी? हाफ 10 इंटू 30 का स्क्वायर। और फिर ये वाली डिस्टेंस निकाल लो। S2 कैसे निकलेगी? 0 स्क्वायर बराबर 300 का स्क्वायर -2g इंटू S2 और फिर S1 प्लस S2 को जोड़ दोगे तो मैक्सिमम हाइट निकल आएगी। वो पूछा नहीं है, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, तो वही हमने निकाल दिया है। लास्ट क्वेश्चन, स्टोन एक बैलून है और ये यूनिफॉर्मली गिर रहा है 12 मीटर पर सेकेंड के रेट से और किसी समय से एक स्टोन गिर गया तो स्टोन की वेलोसिटी भी 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी नीचे की ओर
और मान लो ए से रिलीज किया गया है, तो कहते हैं 10 सेकंड के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। तो यहीं से पूछ रहा है तो सीधे लगा दो एस बराबर 12 इंटू 10 और प्लस जी की वैल्यू 9.8 कही गई है, तो हाफ 9.8 इंटू 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 4.9 इंटू 100, इसको डिवाइड कर दिया तो 120 प्लस 490 हो जाएगा। तो आंसर 500, 490 और 100, 590 और 20, 610 मीटर, ये आंसर आ गया। तो आई होप बेटा आपको आरबीटीएस पेपर पसंद आया होगा। पहला पेपर था और सारे क्वेश्चन नए रखने की कोशिश की गई थी। कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा। और बेटा हम लोगों की टीम छोटी है तो हो सकता है कि एक दो मिसप्रिंट या एरर्स हो गई हो, तो उनके लिए इग्नोर करते हुए अगला पेपर दीजिए और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। जैसे आरबीटीएस का नेक्स्ट पेपर है तो उसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और वर्क पावर एनर्जी चैप्टर आ रहे हैं, तो आपको सारे वो क्वेश्चंस मिल जाएं जो इनमें फेमस पूछे जाते हैं और नए क्वेश्चन मिले। तो पूरी मेहनत के साथ टीम न्यूलाइट आपके साथ जुटी हुई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अप्रिशिएट करिए, हमारा भी उत्साह बढ़ेगा, आप लोग भी बढ़िए। और वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक।